आप सभी का रुद्रांश एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि सीटेट की परीक्षा की जो तिथि है बहुत जल्दी ही निर्धारित होने वाली है, सितंबर माह के होने वाला है, इसलिए हम लोग पर्यावरण को शुरू से ही देखेंगे। पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द इन्वायरमेंट, जिसकी उत्पत्ति फ्रेंच शब्द इन्वायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पड़ोस। इसलिए हम पर्यावरण के लिए आस पड़ोस शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमारे आस पड़ोस में पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्राकृतिक पर्यावरण कहलाते हैं। अब हम लोग पर्यावरण के घटक देखेंगे। तो पर्यावरण के घटक के दो प्रमुख घटक हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। तो उसका हम वर्गीकरण देखते हैं। पर्यावरण में प्राकृतिक में जीवी या जैविक सजीव प्राणी का संसार जैसे जंतु और पादप होते हैं, और आजीवी या अजैविक भौतिक में निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे स्थल मंडल, स्थल, जल, वायु और प्रकाश होता है। इसे देखेंगे। मानव निर्मित उदाहरणों में इमारतें हैं, उद्योग है, सड़क है, पुल है और पार्क है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र। पर्यावरण के क्षेत्र में हम लोग अध्ययन करेंगे स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल का। तो हम लोग देखते हैं स्थलमंडल के बारे में। स्थलमंडल में कौन कौन सी बातें आती हैं? तो स्थलमंडल में क्या है कि पृथ्वी के ठोस ऊपरी परत या प्रॉपर्टी का स्थलमंडल को स्थलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 1/3 29% भाग स्थलमंडल है। यह मंडल शैलों एवं खनिजों से निर्मित है। यह मंडल मृदा की पतली परत से ढका हुआ है। इस मंडल में पर्वत, पठार, मैदान, घाटी आदि पाए जाते हैं। स्थलमंडल का महत्व देखेंगे हम लोग। स्थलमंडल खनिजों का प्रमुख स्रोत है। यह मंडल हमें वन, कृषि एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। यह मंडल पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। नेक्स्ट मंडल है जलमंडल। तो जलमंडल में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी का लगभग 2/3 71% भाग जल से ढका हुआ है। महासागर, झीलें, नदियाँ और अन्य जलाशय इसमें सम्मिलित होते हैं जो जलमंडल का निर्माण करते हैं। जल विभिन्न दशाओं बर्फ, वाष्प, भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जलमंडल का महत्व जो है, जल सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल से ही बादलों का निर्माण होता है और वर्षा होती है। नेक्स्ट मंडल को देखेंगे हम लोग वायुमंडल। वायुमंडल में पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायु के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि का मिश्रण है। इस मंडल में धूल के कण और जल वाष्प भी पाए जाते हैं। इस मंडल का महत्व, यह सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। यह मौसम एवं जलवायु परिवर्तन लाता है। यह रेडियो संचार में मदद करता है। रेडियो संचार में ऐसे मदद करता है कि रेडियो की जो किरणें होती हैं वायुमंडल के माध्यम में चलती हैं। अगर निर्वात कर दिया जाए तो ये रेडियो की संचार में मदद नहीं करेंगी।
नेक्स्ट है जैवमंडल। जैवमंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैवमंडल कहलाता है। जंतु एवं पादप मिलकर इस मंडल का निर्माण करते हैं। जैवमंडल का महत्व, यह जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। अब आइए हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं या पारितंत्र किसे कहते हैं, इससे हमेशा प्रश्न बनता रहता है, खासतौर से सीटेट और यूपी टेट दोनों में और सुपर टेट में। अगर आपको शिक्षा में आगे जाना है तो पारिस्थितिकी तंत्र और पारितंत्र को अच्छे से समझना होगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं पारिस्थितिकी तंत्र एवं पारितंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र वह तंत्र है जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे रहते हैं। सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। इस बात का ध्यान रखिएगा कि सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का प्रतिपादन किया था। पारिस्थितिकी तंत्र की विचारधारा का, पारिस्थितिकी का नहीं, इस बात का ध्यान रहे। पारिस्थितिकी तंत्र की बात एजी टांसले ने 1935 में कहा था। आइए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी शब्द इकोलॉजी, जिसका प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकल ने किया था। तो अगर देखिए पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग पूछता है तो आप पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग कहेगा सबसे पहले तो आप बताएंगे अर्नेस्ट हैकल ने किया था। अक्सर लोग कंफ्यूज कर जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र और पारिस्थितिकी शब्द में। अगर पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग पूछेगा तो आप अर्नेस्ट हैकल लगाएंगे, और अगर आपसे पूछता है पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में तो एजी टांसले लगाएंगे। तंत्र कहता है तो एजी टांसले, पारिस्थितिकी शब्द कहता है तो आप अर्नेस्ट हैकल को चूज करेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। पारिस्थितिकी तंत्र छोटा भी हो सकता है एवं बड़ा भी। यह अस्थायी भी हो सकता है और अस्थायी भी। यह प्राकृतिक भी हो सकता है और कृत्रिम भी। यह कई छोटी छोटी इकाइयों में वर्गीकृत होता है, जैसे स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र, वनीय पारिस्थितिकी तंत्र, मरुस्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र इत्यादि। यहाँ से मैं देखा था पीसीएस 2019 में भी क्वेश्चन बना था कि कौन सा तंत्र नहीं है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग कंफ्यूज किए थे, मरुस्थलीय पारितंत्र को नहीं माने थे, लेकिन वहाँ पे वो आंसर गलत हुआ था और माइनस भी हुआ था लोगों का। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र, उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसलिए इस पे आप विशेष ध्यान देंगे। उष्णकटिबंधीय पारितंत्र सर्वाधिक उत्पादक पारितंत्र माना जाता है। आइए हम लोग देखते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कौन कौन से हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रमुख घटक हैं, जैविक अजैविक। पारिस्थितिकी में जैविक अजैविक, तो जैविक को 3 भागों में बांटा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटनकर्ता। चलिए हम लोग देखते हैं जैविक के बारे में पढ़ते हैं। तो जैविक इस घटक के अंग हैं उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता। तो उत्पादक पादप जगत अर्थात पौधों की पारितंत्र का उत्पादन कहा जाता है। पौधों को पारितंत्र का उत्पादक कहा जाता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, उत्पादक कहते हैं। नेक्स्ट है उपभोक्ता। उपभोक्ता जो
जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं। उपभोक्ता में क्या होता है, जो जीव जंतु अपने भोजन का निर्माण स्वयं नहीं करते हैं उपभोक्ता कहलाते हैं। उपभोक्ता निम्न प्रकार के होते हैं। तो पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता अक्सर प्रश्न यहाँ से बनता है, आपने देखा भी होगा कई परीक्षाओं में, या आप साल पेपर उठाइए, अंसाल उठाइए, वहाँ से देखेंगे आपको यहाँ से बहुत से प्रश्न मिलेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता ये शाकाहारी होते हैं एवं पौधे की पत्तियों और कोमल तनों को खाते हैं, जैसे टिड्डा है, बकरी है, हिरण है, गाय है। ये प्राथमिक उपभोक्ता में अक्सर प्रश्न पूछ लेता, प्राथमिक उपभोक्ता में सम्मिलित नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि टिड्डा, बकरी, हिरण, गाय जो कि शाकाहारी होते हैं और पौधे और पत्तियों को खा के अपना जीवन निर्वाह करते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। अब द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता में वे शाकाहारी जीव ये शाकाहारी जीव को खाते हैं, जैसे मेढक, बिल्ली, लोमड़ी इत्यादि। और तृतीय उपभोक्ता में ये प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता को खाते हैं या फिर दोनों उपभोक्ताओं को खाते हैं, जैसे शेर हिरण को खाता है और लोमड़ी को भी। मोर सांप को खाता है, बाज सांप को खाता है। चौथा है सर्वाहारी। सर्वाहारी ये उत्पादकों एवं प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे मनुष्य है, बिल्ली है, कौवा है, मोर है इत्यादि। अपघटनकर्ता, यहाँ से भी कई बार प्रश्न बना है कि ये मृत जीव जंतु को अपना भोजन बनाते हैं। मृत शरीर के कार्बनिक पदार्थों को साधारण भौतिक तत्वों के में अपघटित कर देते हैं, जैसे जीवाणु और कवक। अपघटनकर्ता प्रश्न पूछता है इसमें निम्नलिखित में से कौन अपघटन करता है, तो जीवाणु और कवक, वहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं। अब दूसरा है अजैविक। अजैविक में इस घटक के अंतर्गत प्रकाश, वायु, जल, मृदा एवं कार्बनिक पदार्थ आते हैं, जो उत्पादकों एवं उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होते हैं। अब खाद्य श्रृंखला और खाद्य कड़ी के बारे में देखते हैं। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं? खाद्य श्रृंखला विभिन्न जीवों का वह क्रम है जिसके द्वारा पारितंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। एक दिशीय को समझेंगे, जैसे पौधे को टिड्डा खाता है और पौधे को टिड्डा खाता है और टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है। तो एक दिशीय हुआ क्योंकि इसके दिशा इस साइड में हो रहा है। उपरोक्त उदाहरण में पौधे भोजन का निर्माण करते हैं एवं टिड्डा उनसे खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है। टिड्डा मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है एवं सांप मेढक को खाद्य ऊर्जा प्रदान करता है। खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्तर की हो सकती है। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि खाद्य श्रृंखला ज़्यादा से ज़्यादा कितने स्तर की हो सकती है, तो 5 स्तर की हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक स्तर पर उपभोक्ता केवल 10% संचित ऊर्जा को अपने शरीर में रूपांतरित करता है। बाकी 90% ऊर्जा की हानि होती है। उपभोक्ता द्वारा 10% संचित ऊर्जा के रूपांतरण को लिंडेमान का 10% का सिद्धांत कहा जाता है। ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है। यहाँ पे आप देखेंगे कि 10% का नियम, तो उसको आप नीचे समझ सकते हैं। जैसे सूर्य जो होता है, सूर्य से उत्पादक मतलब पेड़ पौधे जो हैं वो ऊर्जा ग्रहण करते हैं सूर्य से। तो सूर्य से जब ऊर्जा ग्रहण करेंगे, सूर्य की ऊर्जा कितनी इकाई दी गई है? 10,000 इकाई दी गई है। अगर उत्पादक उसको लेगा तो कितना लेगा? 1,000। बात समझ रहे हैं? क्योंकि 10% ले रहा है तो 10,000 का 10% 1,000 हुआ। 1,000 का 10% 100 हुआ, जो कि प्राथमिक उपभोक्ता ग्रहण कर रहा है। और 100 का जो है 10% जो होता है 10 होता है, द्वितीयक उपभोक्ता होता है।
और 10 का 10% 1 होता है और 1 का 10% जो होता है 0.1 होता है। इसीलिए कहा गया कि इसको सिर्फ 5 स्तरों में ही बांटा जा सकता है। किसी भी पारतंत्र में मूल उत्पादकों में अत्यधिक ऊर्जा मिलेगी और सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का उपभोक्ता में सबसे कम ऊर्जा मिलेगी। इस कारण ऊर्जा का पिरामिड अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है हमेशा सीधा होता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। पिरामिड को देख लेते हैं हम। ऊर्जा का पिरामिड क्यों सीधा होता है? क्योंकि उत्पादक जो होता है, उत्पादक के बाद प्राथमिक उपभोक्ता के बाद द्वितीयक उपभोक्ता और उसके बाद तृतीयक उपभोक्ता। तो कहने का मतलब था कि सूर्य से जो ऊर्जा ले रहा था वो 1000 और प्राथमिक उपभोक्ता 10% अगर देखेंगे तो 100 और द्वितीयक उपभोक्ता जो है 10% लेगा तो वो 10 और तृतीयक उपभोक्ता जो है 10 का 1 लेगा। तो इसलिए ये पिरामिड हमेशा जो होता है सीधा रहता है। इसमें आप ये देख सकते हैं अक्सर प्रश्न पूछ लिया जाता है कि उत्पादक कौन है? पेड़ पौधे और घास जो होते हैं उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? टिड्डा, बकरी, हिरण और गाय है। द्वितीयक उपभोक्ता कौन है? मेढक, बिल्ली और लोमड़ी है। तृतीयक उपभोक्ता में शेर, मोर और बाज हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। खाद्य श्रृंखला के स्तर। खाद्य श्रृंखला के 2 स्तर, मतलब खाद्य श्रृंखला को 5 स्तरों में बांटने की बात कही गई है अभी ऊपर। तो 2 स्तरीय खाद्य श्रृंखला में पौधे और हाथी, त्रिस्तरीय में पौधा, हिरण और बाघ, 4 स्तरीय में पौधे, खरगोश, लोमड़ी और बाघ और 5 स्तरीय में पौधा, टिड्डा, मेढक, सांप और मोर आएगा। ठीक है, अब हम लोग खाद्य जाल के बारे में देखते हैं। खाद्य जाल किसे कहते हैं? तो खाद्य जाल श्रृंखलाओं का समूह खाद्य जाल कहलाता है। खाद्य जल में ऊर्जा का स्थानांतरण का मार्ग बहुदिशीय होता है। पारितंत्र में खाद्य जाल का होना आवश्यक है क्योंकि यह पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखता है। उदाहरण के तौर पे इसे हम देख सकते हैं खाद्य जाल को कि पौधे को बकरी खा रही है और पौधे को टिड्डा खा रहा है और पौधे को ही कौन खा रहा है? खरगोश खा रहा है। तो अब बकरी को मनुष्य खा रहा है और पौधे को भी मनुष्य खाता है, इसलिए मनुष्य को किस में रखेंगे? सर्वाहारी में रखते हैं। अब टिड्डे को मेढक खा रहा है, मेढक को सांप खा रहा है, सांप को बाज खा रहा है और यहाँ खरगोश को लोमड़ी खा रहा है, लोमड़ी को शेर खा रहा है और इधर सांप को मोर खा रहा है। तो ये पूरा खाद्य जाल का निर्माण होता है। अब आएंगे हम लोग पर्यावरण संरक्षण पे बात करेंगे कि पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण को कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, कौन कौन से ऐसे सम्मेलन हुए हैं, कौन कौन से ऐसे अधिनियम पारित किए गए हैं। तो मनुष्य और पर्यावरण का साथ जो है अटूट है। पर्यावरण को अगर नुकसान पहुंचता है तो इसका सीधा प्रभाव मनुष्य पर पड़ता है। यह सत्य है कि पर्यावरण की देखरेख का जिम्मा मनुष्य पर है, परंतु यह भी अटूट सत्य है कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा नुकसान मनुष्य ही पहुंचाता है। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि होने लगी वैसे वैसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचने लगा। आज सबसे बड़ा विषय पर्यावरण की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर इसके लिए प्रयास जारी है। तो अभी हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या सम्मेलन किए गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संबंधी जो सम्मेलन आयोजित हुए हैं उनमें प्रमुख हैं मानव पर्यावरण का स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। यहाँ से प्रश्न अक्सर बनता रहता है, तो इसको देखिए। यह सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम शहर में 5 जून 1972 को आयोजित किया गया था। पर्यावरण संरक्षण के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह पहला प्रयास था। इस सम्मेलन में सभी के लिए एक ही पृथ्वी का सिद्धांत अपनाया गया था। इस सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण
कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का जन्म हुआ था। इस सम्मेलन में कुल 119 देशों ने हिस्सा लिया था। इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण का संरक्षण एवं उसमें सुधार करना था। इस सम्मेलन में यह घोषणा किया गया कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन देखते हैं। पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। यह सम्मेलन ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में 3 जून 1992 को आयोजित किया गया था। इसमें कुल देशों ने जो हिस्सा लिया था वो 182 थे और इस सम्मेलन में पर्यावरण और विकास का एक दस्तावेज जारी किया गया था जिसे एजेंडा 21 कहते हैं। ये भी अक्सर पूछा जाता है, एजेंडा 21। इसका निर्धारण पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। अब आते हैं भारत में पर्यावरण संरक्षण। भारत में पर्यावरण संरक्षण तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, इसको आप ध्यान रखिए कि यह अधिनियम 1972 में हुए मानव पर्यावरण संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा को लागू करने के लिए पारित किया गया था। यह अधिनियम 19 नवंबर 1986 से लागू किया गया। इस अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार के लिए योजना तैयार करना था। पर्यावरण संबंधी प्रमुख आंदोलन तो पहला आंदोलन है चिपको आंदोलन। इस आंदोलन के नेता सुंदरलाल बहुगुणा, बहुत बार प्रश्न पूछा है, इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा। इस आंदोलन की शुरुआत आज के उत्तराखंड के गोपेश्वर शहर के रेनी नामक गांव से हुई थी और इस आंदोलन में महिलाओं ने पेड़ों से चिपक कर उसकी रक्षा की थी। आज से लगभग 300 साल पहले राजस्थान के जोधपुर शहर के खेजड़ी नामक गांव खेजड़ी वृक्षों की रक्षा करने हेतु अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी जान दे दी थी। ये महत्वपूर्ण है। दूसरा है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन 1993 में। अक्सर क्या होता है, कभी कभी सुमेलित करने के लिए भी प्रश्न दे देता है कि सन दे देगा और आपसे कहेगा कि आप सुमेलित करिए, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कौन सा आंदोलन किस सन में हुआ था। एपिको आंदोलन, इस आंदोलन के नेता पांडुरंग हेगड़े थे और यह चिपको आंदोलन का ही रूप था जिसकी शुरुआत कर्नाटक में हुई थी। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में। ये स्थान भी कभी कभी पूछता है। नर्मदा आंदोलन 1989। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बाबा आमटे या मेधा पाटेकर हैं। इस आंदोलन की शुरुआत नर्मदा नदी पर बन रहे बांध का विरोध के रूप में हुआ था। नेक्स्ट करते हैं पर्यावरण संरक्षण संबंधी पुरस्कार। तो इंदिरा गांधी पुरस्कार, पर्यावरण पुरस्कार, इसकी शुरुआत 1987 में हुई। यह किसी संगठन या किसी व्यक्ति विशेष को पर्यावरण के संरक्षण में अतुलनीय योगदान के लिए दिया जाता है। दूसरा है राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार। इसकी शुरुआत 1993 में हुई। यह उन औद्योगिक संस्थानों एवं इकाइयों को दिया जाता है जो पर्यावरण संरक्षण संबंधी योजनाओं को लागू करते हैं। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं जैसे पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, जैविक विविधता दिवस 22 मई, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व प्राकृतिक दिवस 3 अक्टूबर, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस जो है 26 नवंबर को मनाया जाता है। पर्यावरण संबंधी सप्ताह एवं माह, वन महोत्सव जुलाई एवं फरवरी का प्रथम सप्ताह, वन्य जीव सप्ताह 1 से 7 अक्टूबर, राष्ट्रीय पर्यावरण जागरूकता माह 19 अक्टूबर से 18 नवंबर। विश्व में पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करने वाली संस्था WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर है। सीटेट में यहाँ से एक प्रश्न बना था जो कि किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला है, तो आपको ये अभी बताया गया है, सुंदरलाल बहुगुणा। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसको पूरा मैटर को समझेंगे और इसको देखते हुए अपना नोट्स आप बनाएंगे। धन्यवाद।